हाय, मेरा नाम है गौरव और आप सुन रहे हैं लॉ एंड बिहोल्ड, हिंदुस्तान की वो अकेली पॉडकास्ट जिसमें फीचर करती हैं इंटरेस्टिंग जजमेंट्स फ्रॉम कोर्ट्स ऑल ओवर इंडिया। तो चलिए एक बार फिर से एक ऐसे अनोखे सफ़र पे जहाँ मैं हूँ, कुछ कहानियाँ हैं और हैं कानूनी बातें, और इन सब के लिए इस लॉ एंड बिहोल्ड। बात 2010 की है। प्रोफेसर टी.जे. जोसेफ ने मलयालम भाषा में क्वेश्चन पेपर बनाया सेकेंड सेमेस्टर के बीकॉम सब्जेक्ट्स के लिए। प्रोफेसर जोसेफ थे न्यूमन कॉलेज, थोडुपुज़ा, केरला में। इस क्वेश्चन पेपर में एक ऐसा सवाल था जिससे कुछ लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स आहत हो गई। एक आदमी था नजीब, उस पर ये प्रोसिक्यूशन ने चार्ज लगाया कि नजीब ने दूसरे लोगों के साथ मिलकर, जो कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के थे, इस जो ब्लास्फेमी का एक्ट था, प्रोफेसर जोसेफ ने जो ब्लास्फेमी का एक्ट किया था, उसका बदला लेने की सोची। 4 जुलाई 2010 को तकरीबन सुबह 8 बजे कई सारे लोग, एक ग्रुप, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ प्रोफेसर पे हमला करते हैं जब वो अपने घर लौट रहे थे अपनी माँ और बहन के साथ। जो अटैक होता है प्रोफेसर पे, उसमें लोग उनकी गाड़ी रोक लेते हैं, उनको फोर्सिबली रोकते हैं, उनका राइट पाम चॉप ऑफ कर देते हैं, चॉपर से, नाइफ से और एक छोटी कुल्हाड़ी से। कुछ देसी बम इधर उधर फेंके जाते हैं ताकि जो अगल बगल लोग खड़े थे वो डर के मारे भाग जाएं और प्रोफेसर की मदद ना कर पाएं। इसके बाद एक एफआईआर लॉन्च की जाती है अटैकर्स के खिलाफ। जो प्रोफेसर की वाइफ होती हैं वो लॉन्च करवाती हैं। एफआईआर रजिस्टर होती है सेक्शन 143, 147, 148, 120B, 341, 427, 323, 324, 326, 506, 307, 149 of IPC and section 3 of Explosive Substances Act। इस एफआईआर की जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि जो अटैक था एक बहुत बड़ी लार्जर कॉन्स्पिरेसी थी, जिसको बहुत मेटिकुलसली प्री प्लान किया गया। कई फेल्ड अटेम्प्ट हुए थे और कई डेंजरस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया। इस इन्वेस्टिगेशन में दर्जनों लोगों को अरेस्ट किया गया और जो इस केस में हम जिस आदमी की बात कर रहे हैं नजीब, इनको भी अक्यूज बनाया गया। प्रोसिक्यूशन ने दावा किया कि नजीब एक वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स है और उस पर जो सेक्शन लगाए गए वो थे 153A, 201, 202, 212 ऑफ IPC और इसके अलावा सेक्शन 16, 18, 18B, 19 और 20 ऑफ UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। पर नजीब पुलिस की पकड़ में आया ही नहीं था। इस कारण उसे एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर कर दिया गया और उसका जो ट्रायल है वो बाकी लोगों से अलग कर दिया गया। यानी जो बाकी को कॉन्स्पिरेटर का मुकदमा चल रहा था वो नजीब के मुकदमे से अलग हो गया। जो को कॉन्स्पिरेटर्स के मुकदमे चले उसमें से कई लोग गिल्टी हुए, कई लोग नॉट गिल्टी हुए। जो सजाएं मिली वो थी तकरीबन 2 से लेकर 8 साल तक की कठिन कैद, यानी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट। 10 अप्रैल 2015 को नजीब को अरेस्ट किया गया, यानी घटना के तकरीबन 5 साल बाद। अरेस्ट करने के बाद एक चार्जशीट फाइल की गई और इन्वेस्टिगेशन इस टाइम आ चुकी थी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हाथ में। उसके बाद नजीब का ट्रायल शुरू हो गया, वो ट्रायल अवेट कर रहा है। नजीब ने स्पेशल कोर्ट और हाई कोर्ट में कम से कम 6 बारी 2015 से लेकर 2019 के बीच कम से कम 6 बारी बेल एप्लीकेशन लगाई, ये कहते हुए कि उसका उस पूरे ऑफेंस में बहुत लिमिटेड रोल था और बाकी अक्यूज्ड जिनको बेल हो गई है या जो छूट ही गए हैं उनकी तरह नजीब पे भी कुछ रहम कर दिया जाए। हर बारी नजीब की बेल डिनाई कर दी गई, एक्सेप्ट एक बार जो कि लेटेस्ट बार था और जिस हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में उस बेल ऑर्डर को चैलेंज करती है। उसी चैलेंज को आज हम डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हम देखेंगे कि UAPA में बेल की कंडीशंस क्या हैं और नजीब को आखिरकार बेल मिलती है या नहीं मिलती है और उसके रीजंस क्या होते हैं।
हर बार जो बेल डिनाई की गई थी उसमें एक ऑब्जर्वेशन होती थी कि प्राइमा फेसी ये पता चलता था कि नजीब को नॉलेज पहले से ही थी कि ऐसा कुछ घटना होने वाली है। उसने मदद भी की थी और फैसिलिटेट भी किया था अटैक को, गाड़ी का इंतज़ाम भी किया था, सिम कार्ड्स का इंतज़ाम किया था, खुद उस जगह के करीब वेट किया था, जो लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनको उसने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराया था, शरण दी थी, मेडिकली असिस्ट भी किया था। इसलिए कोर्ट कहते थे कि सेक्शन 43D का जो क्लॉज 5 है यूएपीए का वो अट्रैक्ट होता है और नजीब को बेल नहीं दी जा सकती। मई 2019 में हाई कोर्ट नजीब गए तीसरी बारी। उन्होंने कहा कि स्पेशल कोर्ट ने मेरी बेल गलत डिनाई कर दी है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये कहा कि नजीब का ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, वो 4 साल से जेल में है, और क्योंकि यूएपीए की जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कर रही थी, उसके खुद के कानून में लिखा है कि एक एक्सपीडिशियस ट्रायल होना चाहिए, और दूसरा एक प्रिंसिपल लगाते हुए कि एक अंडर ट्रायल को आखिर कब तक जेल में रखा जा सकता है, दैट टू जब ट्रायल नियर फ्यूचर में शुरू नहीं होने वाला, तो इससे उस अंडर ट्रायल को नुकसान ही होगा। ये कहते हुए हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी। इस बेल ऑर्डर के खिलाफ एनआईए सुप्रीम कोर्ट आती है। सुप्रीम कोर्ट अपनी शुरुआती सुनवाई में इस बेल ऑर्डर को स्टे कर देती है, जिस कारण से आज की डेट में जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है तब नजीब 5 साल 5 महीने से जुडिशियल कस्टडी में थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने सरकारी वकील यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ये दलील देते हैं कि हाई कोर्ट ने बेल दे दी बिना सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए को रेफर किए। वो एक जजमेंट पर रिलाई करते हैं जो होता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस जहूर अहमद शाह वताली, जिसमें कहा गया था कि जो स्पेशल लॉज बने हुए हैं उसमें जो बेल की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो जनरल बेल प्रोसीडिंग से थोड़ी अलग होती हैं, और कोर्ट ड्यूटी बाउंड होता है बेल रिफ्यूज़ करने के लिए जहाँ पे जो सस्पेक्ट है उस पर एक प्राइमा फेशी गिल्टी का विश्वास किया जा सकता है कि इसी आदमी ने ऑफेंस ज़रूर किया होगा। दूसरा एक कंटेंशन एसजी पेश करते हैं कि जो अभी तक बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई हैं उनमें सभी कोर्टों ने इसी बेसिस पर रिजेक्ट किया था कि अक्यूज जो है वो प्राइमा फेसी गिल्टी लगता है। और तीसरी बात ये होती है कि नजीब कई साल तक अब्सकॉन्डर रहे थे और इसलिए एक लेजिटिमेट एप्रीहेंशन है, सरकार मानती थी कि अगर उन्हें छोड़ दिया गया तो भाग जाएंगे और फिर पकड़े नहीं जाएंगे। रिगार्डिंग अर्ली कंक्लूजन ऑफ ट्रायल जो कि अभी तक शुरू नहीं हो पाया था, एनआईए कहती है कि 276 विटनेसेस हैं और वो डे टू डे बेसिस पर ट्रायल कराना चाहती है और 1 साल में उसे ख़त्म कर देगी। नजीब की तरफ से जो सीनियर वकील खड़े हुए उन्होंने ये कहा कि काफ़ी को अक्यूज अक्विट हो चुके हैं, कुछ कन्विक्ट भी हुए हैं, बट जो कन्विक्ट भी हुए हैं उनको 8 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं मिली, किसी को भी नहीं। ये देखते हुए कि नजीब ऑलमोस्ट 5.5 साल से जेल में बंद है और अगर उसको सज़ा भी होती है तो तकरीबन 8 साल की इधर ही होगी, तो अभी के टाइम में उसे जेल में रखना उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी और राइट्स को नेगेट कर रहा है। इसलिए हाई कोर्ट ने डिस्क्रिशन सही इस्तेमाल किया बेल देने के लिए, और एक्सेप्ट इन रेयर सर्कमस्टांसेस हाई कोर्ट के डिस्क्रिशन को सुप्रीम कोर्ट को नहीं पलटना चाहिए। इन सारी बातों पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया और अपना जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इस बहुत महत्वपूर्ण बात से शुरू होता है कि एक बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन है बेल देने के लिए, बेल एप्लीकेशन कंसिडर करने के लिए, और दूसरा एक बेल की कैंसिलेशन के लिए। ये एक फैक्ट है इस केस में कि हाई कोर्ट ने सेक्शन 43D क्लॉज 5 ऑफ यूएपीए को रेफर ही नहीं किया। हाई कोर्ट ने इसके उल्टा अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स का यूज़ करते हुए, जैसे आर्टिकल 21 को रेफर करते हुए बेल दी है बिना स्टैट्यूटरी कानून यानी यूएपीए में गए बगैर। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के कई डिसीजंस पे रिलाई किया है और कहा है कि क्रॉस डिले इन डिस्पोजल ऑफ सच केसेस वुड जस्टिफाई इन्वोकेशन ऑफ आर्टिकल 21, यानी जिन केसेस में इतना डिले हो जाता है कि कोई अंत ही नहीं है, वहाँ आर्टिकल 21 पे रिलाई करते हुए अक्यूज्ड को बेल दे देनी चाहिए। अगर हम स्पेशल कानून की बात करें जैसे टाडा हुआ या एनडीपीएस हुआ जिसमें बेल की काफ़ी टफ कंडीशंस हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में बेल दी है।
ये सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में खुद नोट करता है, अपने जजमेंट में खुद नोट करता है। उन सभी केसेस में बेल तभी दी गई थी जब ये कोर्ट ने देखा कि काफ़ी समय से अक्यूज जेल में बंद थे और अर्ली कंप्लीशन ऑफ ट्रायल के चांसेस थे बहुत कम। इसलिए ऐसा कहीं नहीं है कि जो स्पेशल एनैक्टमेंट्स हैं उनमें बेल दी ही नहीं जा सकती, उनमें भी बेल दी जा सकती है, लेकिन उनके कुछ टर्म अलग हो सकते हैं। कोर्ट ये कहता है कि इन स्पेशल स्टैट्यूट्स में बेल की इतनी हार्श कंडीशंस इसलिए बची हुई हैं क्योंकि ये स्पीडी ट्रायल का भी वादा करते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट रेफर करता है एक और केस जो कि था यूएपीए में ही, उसका नाम है एंजेला हरीश सोनटाके वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें यूएपीए के तमाम सेक्शन लगे हुए थे और कोर्ट ने एक बैलेंस बनाने की कोशिश की सीरियसनेस ऑफ चार्जेस को लेके और पीरियड ऑफ कस्टडी जिसमें अक्यूज ऑलरेडी रह चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नोट किया था कि 5 साल से आदमी जेल में बंद है, 200 से ज्यादा विटनेस अभी भी एग्जामिन होना बाकी हैं और इस बेसिस पे बेल दे दी गई थी। नजीब के केस की बात करें तो इसमें तो स्थिति और खराब थी। 5 साल से ज्यादा वो जेल में रह चुके थे, 276 विटनेसेस अभी भी एग्जामिन होना बाकी थे। 27 नवंबर 2020 को ही चार्जेस फ्रेम हो पाए थे, यानी ट्रायल की अवधि में अभी बहुत टाइम बाकी था। इसके अलावा जो एनआईए है उसको 2 मौके दिए जा चुके थे कि आप एक बार अपनी विटनेस की लिस्ट देखिए, उसको थोड़ा स्क्रीन कर लीजिए, जो जरूरी विटनेस है उन्हीं को बुलाइए, लेकिन ऐसे एनआईए ने नहीं किया था। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने नोट की कि 13 को अक्यूज जो कन्विक्ट हो गए हैं उनमें से किसी को भी 8 साल से ज़्यादा की जेल हुई ही नहीं है। इसलिए ये भी एक लेजिटिमेट उम्मीद लगाई जा सकती है कि अगर नजीब भी गिल्टी हो गए तो उनको सेंटेंस भी तकरीबन 8 साल या उसके आसपास ही मिलेगा। ये देखते हुए कि ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द टाइम हैज़ ऑलरेडी गॉन, 8 साल की अगर उनको जेल होती है, 5.5 साल वो जेल में रह चुके हैं, रिस्पोंडेंट यानी नजीब ने अब्सकॉन्डर होने का, कानून से भागने का एक बहुत हैवी प्राइस ऑलरेडी दे दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है यानी फंडामेंटल राइट्स, उसका जो प्रोटेक्टिव एम्बिट है वो करेगा ना केवल ड्यू प्रोसीजर बट फेयरनेस, स्पीडी जस्टिस और एक्सेस टू जस्टिस भी। इसलिए सेक्शन 43D5 ऑफ यूएपीए जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैं जैसे कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, उनकी पावर नहीं छीन सकता कि वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पे बेल दे दें। इसलिए दो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, इसको एक हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, दोनों को साथ मिला के पढ़ा जा सकता है, ये कहते हुए कि अगर शुरुआत में ये बेल एप्लीकेशन आई होती तो उसको डिसमिस कर दिया जाता, बट क्योंकि इतना समय बीत चुका है इस केस में बेल देना सही रहेगा। कोर्ट नोट करता है कि जो चार्जेस हैं नजीब के खिलाफ वो काफ़ी सीरियस हैं, इसलिए एक नॉर्मल बेल कंडीशन के अलावा उस पर कुछ स्पेशल कंडीशंस लगानी चाहिए। एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि यूएपीए में बेल का कोई प्रोविजन ही नहीं है, बेल हो ही नहीं सकती। जो यूएपीए का सेक्शन 45D क्लॉज 5 है वो सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट से कम स्टैंडर्ड का है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में कोर्ट को ये देखना पड़ता है कि अक्यूज प्राइमा फेसी गिल्टी नहीं है और दूसरा कि वो ऐसा ऑफेंस फिर से नहीं करेगा, जबकि जो ऐसा ऑफेंस फिर से नहीं करेगा वाली कंडीशन यूएपीए में नहीं है। इन सारी बातों को कंसिडर करने के बाद, इन सारे जूरिस्प्रूडेंस को एक बार गो थ्रू करने के बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि वो हाई कोर्ट के ऑर्डर में इंटरफेयर नहीं करेगा, यानी नजीब को जो बेल दी गई थी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जिसको स्टे कर दिया था वो स्टे हटा दिया जाएगा, नजीब को बेल दी जाएगी, वो कोर्ट से बाहर निकलेंगे। लेकिन क्योंकि चार्जेस इतने सीरियस थे, एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगाई जाती है कि हर हफ्ते सोमवार को सुबह 10 बजे लोकल पुलिस थाने में नजीब को अपनी हाजिरी देनी होगी और ये लिख के देना होगा कि वो किसी नए क्राइम में इन्वॉल्व नहीं है। नजीब ऐसी कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिससे कम्युनल सेंटिमेंट इनरेज होते हों। अगर नजीब ने इनमें से किसी भी कंडीशंस का कोई वॉयलेशन किया या उसकी विटनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की या ट्रायल में कोई भी बाधा लगाने की कोशिश की तो स्पेशल कोर्ट उनकी बेल कैंसिल कर सकता है। बताइएगा ज़रूर आपको एपिसोड कैसा लगा। इस जजमेंट की डिटेल्स, साइटेशन और लिंक
आपको मिलेगा शो नोट्स में। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है लॉ एंड बिहोल्ड। इसके अलावा आप भेज सकते हैं वॉइस मैसेजेस स्पॉटिफाई ऐप से। अगले हफ्ते तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट वीक।